ये फौजी कौन है? आज मैं 28 से 30 लाख उन सैनिकों को बताना चाहता हूं कि आखिर ये फौजी है कौन, जो लगातार 300 दिन से जंतर मंतर पर भूखे प्यासे बैठे हैं। जंतर मंतर से वो संसद का घेराव के लिए जाते हैं, वो थाने में जाते हैं और तिहाड़ जेल जाने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने वहां पर कई सारे, आपने देखा होगा, रेल रोको आंदोलन और बहुत सारे ऐसे मोमेंटम क्रिएट किए जहां पर सरकार को दबाव बनाने में कामयाब हुए। हाँ जी दोस्तों, और ये हमेशा कहते हैं कि मैं राजनीति से दूर हूं, लेकिन लोग मेरा राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं। आज सारी बातें करूंगा मैं कपिल फौजी से, यानी वो मेरे भाई है। मैं फौजी शब्द नहीं लगाना चाहता क्योंकि हम सब फौजी हैं, फौजियों के लिए हैं। और इन्होंने, मैं आज सारे सवाल आपके, जितने जो लोग हमसे पूछते हैं कि आखिर कपिल फौजी कितने दिनों से इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं और वो कितने बार रक्षा मंत्री जी से मिल पाए, और जितने उनके सहयोगी संगठन है उनका जो उनके प्रति परसेप्शन है, यानी उनका जो नजरिया है, वो पहले पॉजिटिव होता है फिर निगेटिव होता है। सारे सवाल, यानी आज मैं इनको आपके सामने लेके आऊं और मैं सीधे सवाल करूंगा, बिल्कुल फौजी तरीके से सवाल करूंगा। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं अपने भाई कपिल का। कपिल, थैंक यू। हाँ, तो जैसे मैंने आपके बारे में कहा कि लोग जानना चाहते हैं, तो मैंने आपके बारे में सब बता दिया, जितने आंदोलन किए। तो मैं सबसे पहला सवाल है कि ये आंदोलन वन रैंक वन पेंशन का आपने कब से शुरू किया है? मैं सबसे पहले तो मैं एक्स सूबेदार मेजर भदौरिया साहब और सैनिक जी उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और साधुवाद करता हूँ। थैंक यू और मेरे। साहब, सबसे पहले एक कहावत है कि डूबते को तिनके का सहारा, ये प्रभु परमात्मा कहता है। और एक समय ऐसा आया था कि जो 28 लाख पूर्व सैनिक हैं वो किसी तरह से आंदोलन बहुत नीचे चला गया था, जो 100 की स्पीड से भाग रहा था और जीरो पे आया था। उस समय कहीं ना कहीं से परमात्मा ने आपको भेजा और आपने बहुत अच्छी एक चीज सैनिकों को जागरूकता करने में लाई और सैनिकों को इस आंदोलन से जोड़ने में जो आपकी भूमिका में तहे दिल से धन्यवाद करता हूं इसके लिए। और मैं जितने जो सैनिक भाई देख रहे, बहुत अच्छी न्यूज और छोटी और एक सच्चाई से रूबरू, क्योंकि सैनिक समाज में आजकल बल्ले बल्ले की फलाना धक्कड़ ये बहुत सारी चलती है। मैं आपको फिर भी शुभकामनाएं देता हूँ। साहब जी, मैं इस आंदोलन के साथ में नहीं जुड़ा। जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी है, जिनके जनरल सेक्रेटरी है नायक हरपाल जी, जिनके प्रेसिडेंट है प्रगट साहब जी सूबेदार, और जो स्पोर्ट्स पर्सन है जेडब्ल्यू नलिन तलवार जी, ये बहुत पहले से लगे हुए थे 2015 से। और जब ये 2015 के अंदर ऑफिसर रैंक ऑफिसर पेंशन, जिसको हम वन रैंक वन पेंशन कहते हैं, जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा था, और ये तरण तारण से आके वहां पे बैठ के और इन्होंने 13 दिन भूख हड़ताल करी थी। उस समय एक दूसरी भी संस्था थी, मैं आपके चैनल के माध्यम से उसका नाम नहीं लेना चाहता, वो जो हमारे जेडब्ल्यू नलिन तलवार जी हैं, वो संस्था के अंदर थे। पर उन्होंने देखा कि यार ये बंदे तरण तारण, जो उस समय अमृतसर जिले का एक तहसील होता था, वहां से वो उठ के वो जंतर मंतर में बैठ गए 13 दिन। और नलिन तलवार ने देखा कि जो दूसरी संस्था जो पीछे बोर्ड लगा के बैठी हुई है, वो 2-4 घंटे अपनी पर्चियां काटती और घर पे चले जाते। इसके बाद में ये हरपाल जो है ये फोन करते, रात को कोई तकलीफ हो जाती पानी की खाने की, तो फोन नहीं उठाते थे। तो लास्ट में कोई ना कोई, आप बोलते हो ना, किसी जो संगठन है या कोई पंचायत हो रही है, 10-15 आदमी बैठे होंगे, कोई ना कोई भगवान का रूप मिलता है। तो उस समय इनको मिला जेडब्ल्यू नलिन तलवार, और जेडब्ल्यू नलिन तलवार की आत्मा में यह आया कि यार ये तो मेरी संस्था के साथ में आके इन्होंने भूख हड़ताल करी और मेरी संस्था के प्रधान और फलाना फलाना जितने पदाधिकारी वो सारे भाग के सो गए। तो नलिन तलवार ने इनकी मदद करी उस समय, और नलिन तलवार ने उसी दिन उस संस्था से हट के वो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी में जुड़ गए। और इसमें भी एक भूमिका है कि उस समय उस संस्था वो धोखा नहीं देती, तो वन रैंक वन पेंशन फर्स्ट में ही 555 सर्कुलर नंबर में पूरा हमारे को इंसाफ मिल जाता। पर वो रातों रात हमारे बहुत ही सम्मानित स्वर्गीय मनोहर पारिकर से वो मिले, और उन्होंने पता नहीं रातों रात क्या मीटिंग करी, ये बहुत सालों के बाद में पता लगा। पर मैं आज ये कहूंगा सर, अगर कोई संस्था को
पूरे देश में पहुंचाने में कोई कामयाब हुआ या किसी की मेहनत है पर्दे पीछे, तो उसमें है JW नलिन तलवार की। मैं तो बहुत बाद में हूं। ओके दोस्तों, जैसा कि कपिल भाई ने कहा है कि ये हमें न्याय पहले मिल जाता 2015 में, और उसके सूत्रधार थे JWO नलिन तलवार, और उन्होंने सर्कुलर 555 का जिक्र किया जो कि OROP बन के संदर्भ में निकला था। और इन्होंने कहा कि उनके डेलीगेशन जो हमारे स्वर्गीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर साहब से मिल चुके थे, लेकिन उनके साथ छल हुआ, धोखा हुआ, और ये जो संगठन के 3 लोगों को वो श्रेय दे रहे हैं, उन्होंने नायक हरपाल सिंह, सूबेदार परगट सिंह और JWO नलिन तलवार, इन्होंने जो दूसरा संगठन जो उन्होंने धोखा दिया और हमारे लोगों की अनदेखी की, तो भगवान ने इन्हें इनकी अंतरात्मा को झकझोरा और एक शक्ति दी और उन्होंने पुनर्जीवित किया। और सबका सैनिक संघर्ष कमेटी 2015 से आज तक इस OROP की मुहिम को लेकर लड़ाई लड़ रही है। बिल्कुल सही बात है सर। ओके सर, आपने इतना बताया। अब आप उन लोगों के साथ कब जुड़े, और रक्षा मंत्री जी मनोहर पर्रिकर के बाद जेटली साहब रहे, इसके बाद राजनाथ सिंह जी रहे, कितने बार आपने मेमोरेंडम दिया? मैं उनके साथ में सर 2015 में जुड़ी, और इसकी भी एक रोचक कहानी है। ओके। मैं 2014 के लास्ट में पेंशन आया, और मेरे को जब मैं गेट से बाहर निकला दिल्ली से, तो मेरे को किसी ने बताया कि जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा है। मैं उस आंदोलन में शामिल हुआ, पर चुपचाप बैठ गया। मेरे को नहीं मालूम था कि इसके अंदर कौन हरपाल है, कौन प्रगट साहब है, कौन नहीं है, क्योंकि एक नया मतलब एकदम नया, बहुत सारे मेरे में भी सवाल थे, बहुत सारे वो थी। उसके बाद में मैंने JW नलिन तलवार के पास में फोन मिलाया 2015 में, फिर मैंने नायक हरपाल के पास में फोन मिलाया, और इन्होंने मेरे को समय दिया कि आप दिल्ली में आइए। उस समय एक धरना ये करने के लिए आए हुए थे। ये बंगला साहब गुरुद्वारे में थे, गुरु घर में थे। तो इनकी आंखें देख रही थी। तो उस समय ये लगा लो सर, मेरे ढाई डूडी बाल भी नहीं थे। तो इन्होंने देखा कि ये इंटेलिजेंस का तो नहीं है, तो इन्होंने ज्यादा मेरे को तवज्जो नहीं दी। मतलब आज भी कह रहा हूं, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने मेरे को तवज्जो नहीं दी उस समय। पर वो ये कहते हैं कि सर कुछ मिल गया तो उसके साथ में लग जाओ। उसके बाद में मैं इनके साथ में लगा रहा सर। इन्होंने, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने मेरे को कई साल के बाद में तवज्जो दी कि ये आदमी प्योर है, देसी घी की तरह। और उसके बाद में मैं जो इनके साथ में चला सर, मैं चलता रहा, और सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की 14 मुलाकात हुई, जिनमें से 7 मुलाकात मेरी हुई है माननीय रक्षा मंत्रियों के साथ में। ओके, और सर, हाँ 7 मुलाकात। और इन्होंने मेरे को कभी भी मतलब कोई पद अधिकारी या किसी भी तरह से मेरी शाबाशी नहीं, मतलब ऑटोमेटिक में इनमें सेट होता चला गया। मतलब जो प्रकृति कहती है ना कि आपको आपका अधिकार मिलेगा, तो सबका कमेटी ने कभी मेरे को अधिकार नहीं दिया। जो मेरा अधिकार था वो मैं प्रकृति की तौर से लेके चलता रहा। और लास्ट जो हमारी मुलाकात हुई थी वो हुई थी सर अक्टूबर 2022 में माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ साहब से। ओके। और उससे पहले हुई थी जिसके अंदर हमारे प्रगट साहब जी थे, हमारे सूबेदार मेजर SP गोसल साहब से, नलिन तलवार साहब थे, हरपाल साहब थे, और मैं था। वो हुई थी अगस्त 2022 में माननीय राजनाथ साहब से। और हरियाणा की अलग रह गई वो जो सर बुलाना। ओके दोस्तों, जैसा कि कपिल भाई ने बताया कि मैंने 2014 में फौज छोड़ी, 2015 में मैं जाकर के मिला जाकर के नलिन तलवार जी से, और मैंने अपने आप को साबित करने के लिए, उनके उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए मैंने लगातार उनके साथ प्योरिटी बना के रखा हुआ है, बिना कोई राजनीति नहीं, बिना कोई अपना स्वार्थ नहीं। जब उन्होंने अपनी मुझे कसौटी पे कसा और मुझे अपने साथ रखा, अंततः हमने फिर रक्षा मंत्री जी से मुलाकात की, और लास्ट मुलाकात उनकी 2022 में हुई है, जहां पर उन्होंने कहा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी थे, उसमें सूबेदार मेजर SP गोसाल साहब थे, नलिन तलवार साहब थे, और हरपाल साहब और परगट साहब थे। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, उस समय आपकी जो मुलाकात थी, रक्षा मंत्री ने किन मांगों को क्या तवज्जो दिया, क्या आपको इंपॉर्टेंस दिया? सर मैं बहुत ही छोटा उत्तर दूंगा। उस समय हमने इन चीजों को एक नैतिकता के आधार पे बाहर नहीं दिखाया कि एक माननीय रक्षा मंत्री खुद कुर्सी पे बैठ के ये कहता है कि यार
आपकी मांगे जायज है, पर मेरी चलती नहीं है। तो जब मैंने यह आने के बाद में उस मुलाकात में हमारे JW नलिन तलवार साहब नहीं थे। मैंने आते ही उनके पास में फोन किया, सर ऐसे ऐसे हमारे को बोल रहा है, मांग पत्र ले लिया है। बोला नहीं यार, वो बहुत एक महत्वपूर्ण पद पे है, आप ये कहो कि शोधपूर्ण वातावरण में ये मुलाकात हुई है और माननीय रक्षा मंत्री ने हाँ भरी है, वो न्याय दिलाएंगे। और उन्होंने दोनों हाथ खड़े कर दिए कि भाई मेरी नहीं चलती। तो सर हम उस समय हमारे एक बहुत ही बुजुर्ग है जिसको आपने देखा, जिसको हम ताऊ कहते हैं, बलवंत एलाव, कैप्टन राजेंद्र स्वाग, वो भी इसमें शामिल थे। और एक बहुत ही सम्मानित सदस्य हैं जो अभी 86 साल के, अभी 3 महीने पहले उनका स्वर्गवास हो गया, सूबेदार बलबीर कुलियार, वो भी उसके मुलाकात में थे। और जो बलवंत साहब हैं उन्होंने तो क्लियर वहीं पे कह दिया था कि मतलब मैं वो शब्द, चलो ये बात हो रही है, उन्होंने जब ही कह दिया था ताऊ बलवंत ने, क्योंकि उनकी दोनों की उम्र एक सेम थी, माननीय रक्षा मंत्री जी की भी और उनकी भी, वो आपस में कर सकते हैं बात, वहां कोई नेता का नहीं रहता सर, एक नैतिकता भी होती है और एक नागरिक भी होते हैं। माननीय रक्षा मंत्री भी एक सिंपल नागरिक है। तो ताऊ बलवंत एलावत जो ग्रेनेडियर ग्रुप के, उन्होंने बोल दिया था कि श्रीमान जी अगर आपकी नहीं चलती तो आप इस कुर्सी को छोड़ दीजिए। तो उन्होंने ये कहा हाथ जोड़ के, माननीय रक्षा मंत्री ने, इनको खाना खिलाओ, चाय पिलाओ, ये कियो। और सर फिर हम आ गए, हम बड़े मजबूर होके इस रास्ते पे आए हैं। और मैं एक बात और भी भूल गया कि जो सत्ता ने जो मेरे को जो भी काम सौंपा, एक समय ऐसा था कि 2018, जब ये 2018 के बाद में हमारी एक लास्ट एक हुई थी रैली जंतर मंतर पे, जिसमें हमारे मोहन रंगन साहब ने फेडरेशन बनाने का सपना, संयुक्त मोर्चा बनाने का सपना वहां पे रखा था। और धीरे धीरे जवान पीछे होते रहे क्योंकि उस समय नहीं था। और 2020 में कोरोना वायरस आ गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि सर मैंने 2.5 साल जो दीवा 2015 में जंतर मंतर पे लगा था जवानों की जायज मांगों के लिए, मैं 2.5 साल जो झज्जर के पूर्व सैनिक है, सोनीपत के पूर्व सैनिक है, उनमें यह नहीं कहता कि वो पूरे के पूरे जितने वहां पे पूर्व सैनिक, उनमें से एक एक दो जो कसौटी पे थे हमारे साथ में क्रांतिकारी बन के निकले, वो हमारे साथ में रहे। और 2.5 साल हमने खुद इस मेहनत को आगे पहुंचाया और पूरे देश में एक जो दीवा लगा था उसको बुझने नहीं दिया। और एक दिन ऐसा है कि ये वापस 2023 में आज सर इतिहास है ये 300 दिन का। बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि मेरी बात ही उन्होंने कहा है कि हम रक्षा मंत्री जी से मिले, लेकिन रक्षा मंत्री जी ने अपनी कुछ मजबूरी जाहिर की। वो मजबूरी हो सकती है दोस्तों, हम भी फौजी, आप भी फौजी, मैं भी गवाह हूं। मैं इक्वल MSP में जनरल रावत साहब के साथ था, बेंगे सूबेदार मेजर साहब, उन्होंने कहा था कि जरूर मिलेगी, MOD ने भी जोर दिया था, लेकिन वित्त मंत्रालय ने नहीं माना था। ऐसे ही मजबूरी फाइनेंस वर्डन की हो सकती है, जो कि रक्षा मंत्री जो हमारे थे उन्होंने इस तरह की अपनी मजबूरी दिखाई। हो सकता है वो भी एक ह्यूमन बीइंग, बोल सकते हैं, हर एक का अपना अपना कद और पद और उसके ऊपर प्रेशर होता है। लेकिन कोशिश की बात मैं करूंगा, कोशिश 2015 से इन्होंने कहा है कि 2.5 साल मैंने दिया जलाया, लेकिन अब अलग भी जग गया है और मशाल भी जल गई है लोगों के पास। आप समझ सकते हो, ईस्टर्न का सेक्टर हो, चाहे आप सदर्न साइड में चले जाओ, केरला के लोग रेल रोको आंदोलन के लिए आए थे। मेरी बात हुई थी, मैंने वीडियो शेयर किए थे गोपाल कृष्ण से, यानी सैकड़ों की संख्या में आए थे। यानी ये मुद्दा राष्ट्रव्यापी बन चुका है, लोग जाग चुके हैं, सैनिक भी जाग चुके हैं कि जो 1 रैंक 1 पेंशन की विसंगतियां हैं उनके साथ कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ी है। और जैसा कि ये कह रहे हैं कि ये हम आगे का क्या प्लान है, अगला इनसे सवाल लेके जाएंगे। जैसे कि राज्यपाल जी का हमने कल आपको ईमेल शेयर किया था, घोषाल साहब से मेरी बात हुई थी, यदि इनका जवाब हम इंतजार कर रहे हैं, इनका जवाब नहीं आता है तो आगे का क्या प्लान है आपका? सर आगे का यही प्लान है पूरे 28 लाख पूर्व सैनिकों का, क्योंकि हमने अभी तक 11 महीने में कभी आलोचना नहीं की सरकार की, और सरकार से हमने हमेशा निवेदन किया कि हमारे को न्याय दो, हमारा न्याय का अधिकार है। और जो लोकतंत्र में बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान में, और लाखों क्रांतिकारियों ने इस संविधान के लिए, इस लोकतंत्र के लिए बलिदान दिया। और जब एक नेता, एक माननीय राजा, एक माननीय प्रधानमंत्री जब शपथ लेता है लोकतंत्र की, तो वो कहता है उस शपथ में कि मैं अपने 140 करोड़ लोगों का ख्याल रखूंगा, उनको न्याय दूंगा, और जो भेदभाव हो रहा है मैं उसको दूर करूंगा, मैं
समानता लेके आऊंगा और असमानता को दूर करूंगा। पर आप आज देखोगे 1971 जो 16 दिसंबर को विजय दिवस था, माननीय प्रधानमंत्री ने ट्विटर भी किया है। पर मैं कहना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री को आपके चैनल के माध्यम से कि वही सैनिक जिनको आप बधाई दे रहे हो कि 1971 के सही सैनिक, उनके परिवारों को और वो जो उस युद्ध में शामिल थे उनको मैं बधाई देता हूं, पर वही सैनिक अगर उनसे उनकी ट्विटर एक्स करने से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर बैठे हैं तो सर ये मैं दुर्भाग्य कहूंगा, हम ये दुर्भाग्य कहूंगा। ये बात मैं नहीं कह रहा सर, मैं तो ये कहूंगा सर जो 62, 65, 71 और जो लाखों सैनिक इस देश के तिरंगे के लिए शहीद हुए हैं, लाखों क्रांतिकारी शहीद हुए हैं, आज सर वो भी रो रहे होंगे कि 11 महीने में एक 18 घंटे काम करने वाला माननीय प्रधानमंत्री और उससे सिर्फ 300 मीटर की दूरी पे उसको हमारी धड़कन भी नहीं सुनाई दी सर उन सैनिकों की। जैसा कि कहा गया है कि जैसे आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विजय दिवस के अवसर पर उन्होंने एक संवेदना व्यक्त की है कि विजय दिवस की बधाई दी है और जिन्होंने सेक्रीफाइस किया अपनी लाइफ को 1,900 लोगों को, उनके प्रति संवेदना व्यक्त की है और उन्होंने कहा है कि इतिहास आपको याद रखेगा, जैसा कि मैं कल आपको मैं बता चुका हूं। लेकिन अब इनका कहना है कि अब जो भी है अब हम सरकार की आलोचना करेंगे, लेकिन वो भी हम संविधान के तहत करेंगे कि हमारा संवैधानिक अधिकार है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सीधा सीधा लिखा हुआ है। और बात रही इक्वालिटी की, अब हम इक्वालिटी के लिए जैसे सवाल किया है, तो दोस्तों आप जानना चाहते हैं, अब मेरे पास ये एमओडी का ये लेटर है जिसमें सारी विसंगतियों का उन्होंने जवाब दिया है और जवाब से पहले लिखा है कि जो मेरे पास रेफरेंसेस हैं, यानी वहां पर बैठा हुआ ब्यूरोक्रेट ये कह रहा है कि जो मेरे पास रेफरेंसेस है उसके अकॉर्डिंग मैं सबके जवाब दे रहा हूं, जैसा कि मैंने दोपहर में इसका वीडियो डाला था। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर अब लास्ट क्वेश्चन है कपिल भाई से कि अब आप मांग क्या रहे हो सरकार से, ये आप बता दीजिए। सर हम माननीय 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी मांग रही। अब अगर आप ब्यूरोक्रेटिस के इसमें जवाब देखोगे तो इसमें भी यही ब्यूरोक्रेटिस जवाब देती है कि जो 2.81 का जो फार्मूला था और जो डिसेबिलिटी पेंशन को जो परसेंटेज में सिफारिश करके लेके आ गया, तो वो जो सिफारिश की गई वो भूतपूर्व सैनिकों की, वो सर मेरा कट गया था सर। आप जो भूतपूर्व सैनिकों ने सिफारिश की 2.81 के लिए और डिसेबिलिटी पेंशन को परसेंटेज के लिए और 1 रैंक 1 पेंशन के लिए, अब ये भूतपूर्व सैनिक कौन है सर, कौन सी यूनियन है? क्योंकि सर जो छोटे रैंक के सैनिक 97% है, उनकी तो कोई यूनियन जाती ही नहीं। यहां तक रक्षा मंत्रालय, अगर आप जवान जेसीओ जो पूरे सैनिक है उनकी कोई यूनियन बना के आप रक्षा मंत्रालय से सम्मत करवाना चाहते हो, रजिस्टर्ड करवाना चाहते हो, तो वो मना कर देते हैं। तो उस पे कमीशन में कौन बैठा सर? और पे कमीशन में अगर हर एक चाहे सिविल मंत्रालय हो, सिविल के कर्मचारी हो, उनकी जो परेशानी है पे पेंशन की, उनको कौन रखता है? उनके अधिकारी रखते हैं। और हमारी किसने रखी? क्योंकि तीनों सेनाओं के अंदर ये है, डिपार्टमेंट है, जैसे एडजुटेंट ब्रांच है आर्मी में, उसमें भी एयरफोर्स में भी है, नेवी में भी है। तो वो चीजें पूर्व सैनिकों की क्यों नहीं दी गई सर? आज समय 21वीं सदी का, आज एक बच्चा जो पैदा होता है वो भी मोबाइल लेके पैदा होता है। तो ये सोचना चाहिए, जो हमारे माननीय बड़े बड़े रैंकों पे बैठे उनको सोचना चाहिए कि इस भेदभाव को दूर करने का समय। दोस्तों जैसा कहा है कि लास्ट मांग उनकी है कि 3 सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज आप नियुक्त कर दीजिए और हमारा संगठन है जेसीओआर का, वो अपनी बात को रखेगा। यानी जैसे कि वो डिनाई कर रहे हैं और ये चीज एक्स सर्विसमैन का रेफरेंस लेते हैं, और एक्स सर्विसमैन वो है जो हमारे सेना के अधिकारी, वो जो सैनिक संगठन है वो रजिस्टर्ड है, वो लगातार डीएसडब्ल्यू के जो सेक्रेटरी से बात होती है, उनकी पीरियडिकली भी मीटिंग होती है। बहुत सारा एक्स पे मैं फॉलो करता हूं, ये लोग बहुत सारे जनरल साहब इन चीजों को डालते हैं। लेकिन जो ओआरओपी का मेन जो कॉन्सेप्ट था, जो कि कहा गया है कि जवान अर्ली एज में आ जाते हैं और उनको लगातार उनको सेम रैंक सेम लेंथ पर उनको बराबर किया जाए
और उनकी पीरियडिकली पेंशन भी बढ़े, हर 5 साल बाद संशोधन है। लेकिन सामने दिख रहा है कि OROP 1 में बढ़ी है, OROP 2 में नहीं बढ़ रही है। ताकि आपको MOD का लेटर है, इसमें सारी चीज लिख के लिखा है। अब वो अपनी मजबूरी बयान कर रहे हैं कि मेरे पास जो रेफरेंस है मैं उसके हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन इसकी जड़ पे जाना होगा, और जड़ पे तभी जा सकते हैं जब 3 माननीय रिटायर्ड जज इसका एक पोस्टमार्टम करें, हमारी बातों को भी सुने, सरकार की बातों को भी सुने, और इसके ऊपर एक निर्णायक तरीके से इसके ऊपर अपना डिसीजन दें। धन्यवाद। सर मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, एक छोटी सी बात, जो सबसे बड़ी बात है कि आज मैं और आप जिंदा हैं, हम बात कर रहे हैं, हमारे जाने के बाद में हमारे परिवार का ख्याल कौन रखेगा? तो उस परिवार का ख्याल रखेंगे जो जिंदा व्यक्ति है, उनकी मांग वो उठाएंगे। 2006 में एक TS नायक की जो सैनिक विधवा थी वो 4046 रुपये पेंशन ले रही थी, और 2023 में वो 12,500 रुपये पेंशन ले रही है। और वहीं पर आप एक TS कर्नल की विधवा की पेंशन देखोगे 2006 में वो 5880 रुपये पेंशन ले रही थी, और सर आज वह 2023 में 58,000 प्लस DA 72,000 से ऊपर ले रही है। तो हम ये कह रहे हैं कि 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाइए, उसके अंदर सरकार भी अपना पक्ष रखेगी, और जो ऑफिसर, जो रिटायर्ड ऑफिसर है, अगर उनको कोई पे पेंशन में उनकी कोई विसंगतियां, वो भी अपना पक्ष रखेंगी। और सर हर एक संस्था, ये नहीं है सर कि इसके अंदर सबका कमेटी ही अपना पक्ष रखेगी, बिल्कुल नहीं रखेगी। चाहे वो तहसील लेवल पे हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, चाहे स्टेट लेवल पे हो, वो कमेटी हर एक स्टेट की राजधानी में जाए और वहां पे जाके पूर्व सैनिकों से मिले, कोई मिलिट्री सर्विस पे के बारे में बताए, तो कोई 1 रैंक 1 पेंशन के, कोई डिसेबिलिटी के लिए, कोई सैनिक विधवाओं के लिए, कोई जेसीओ रैंक के विसंगतियों के लिए, कोई ऑनरेडी रैंक के लिए। विसंगतियां बहुत सारी है, एक आदमी के पास में इतना ज्ञान नहीं हो सकता कि वो सारी चीजों को रख दे। तो ये तो बहुत खुली कमेटी मांग रही है जो सब। बिल्कुल दोस्तों, कहा है कि एक फ्री रेफरेंडम होना चाहिए, और जिसमें आपको हर जगह जाकर के बहुत सारे सैनिक संगठन है उनसे मिल करके पूरा सर्वे करें, रेफरेंडम करें, और उसके ऊपर एक एनालिसिस करें, विचार करें कि किस परसेंटेज में हमारे अधिकारी महोदय की जो बढ़ रही है, और बाकी जेसीयू जवान है, विडो है, किस तरह स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी लाइफ कितनी किस तरह स्ट्रगल है, उनकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां, वो आपको दूर करेंगे। और आज ये वीडियो मैं कपिल भाई से रूबरू हुआ हूं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और मैं एक लास्ट सवाल करूंगा कि आपके बारे में लोग परसेप्शन बहुत जल्दी चेंज कर देते हैं, तो क्या आपका जो एक्सपेरिमेंट रहा है, प्रयोग रहा है दूसरे सैनिक संगठनों से, ऐसा लगता है जैसे हम लोग किसी राजनीतिक सैनिक संगठन है, हमारी मुद्दे एक हैं, चीजें एक हैं, लेकिन हमें इस ये जल्दी हम एक दूसरे के खिलाफ बोलने लगते हैं, शायद ये उतना सही है या गलत है आपके हिसाब से? सर मैं इसमें भी जाना चाहूंगा, ये एक दिल के दुख है। जब मैं और आप बात कर रहे हैं ना साहब जी, उसी समय कोई ना कोई जो सेना में बैठा, जो बॉर्डर के ऊपर हमारी रक्षा कर रहा है और हम चैन की नींद सो रहा है, वो आत्महत्या भी कर रहे हैं। यहां मेरे को दुख होता है। मेरे को दुख इसलिए होता है क्योंकि मैंने जो समय दिया है, मैंने राजनीति के लिए नहीं दिया। मैं कांग्रेस बीजेपी में नहीं जाता। मैं ये चाहता हूं कि जो अंग्रेज जो कानून छोड़ के गए थे और जो हम ये करते हैं, पुलिस करते, ये बंद होना चाहिए। सर 21वीं सदी है, ये मोबाइल का जमाना, तो वहां पर मेरी दिल की भावनाएं इतनी वो हो जाती है टाइट कि भाई मैं किसी को राजनीतिक के ऊपर सेट करने के लिए नहीं आया कि ये ऊपर जाके ये सांसद बन जाए, ये विधायक बन जाए। आज मैं कहता हूं हमारे बहुत सारे पूर्व सैनिक हैं जो विधायक भी है, सांसद भी है, यहां तक हिमाचल के भी सांसद हैं जो सार्वजनिक पद से। सर उन्होंने कब हमारी मांग उठा दी, कब उन्होंने सैनिक विधवाओं का भला कर दिया? मेरा किसी संगठन से कोई लेना वो नहीं है सर। वो राजनीति को छोड़ो, स्वार्थ को छोड़ो। कपिल फौजी कभी मंच पे नहीं दिखेगा, कभी माइक पे नहीं दिखेगा। आप लोगों को खाना पानी, मैं वही काम करता हूं जो एक फौज में करता है कि अपने सीनियरों को खाना खिला दो, उनकी प्लेट चुग लो, ये कर लो। अगर मैं इतना बड़ा होता तो फिर परने गिर के थोड़ी घूमता सर। मैं सफेद, अभी तक तो मैं कुर्ता मेरा सफेद होता। मैं कहीं ना कहीं 11 महीने में मेरे पास में ऐसे ऐसे फोन आए होंगे सर, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के। हमारे नेता मिलने चाहते हैं सर, जमीन नहीं बेचूंगा। और जो मैं पर्सनल बता सकता हूं, मैं एक वो थी कि मैंने कहा नौकरी की। आप मेरी सर्विस के दौरान पूछ सकते हो मेरा 16 साल का संघर्ष किस तरह से निकले। और वो एक चीज है कि
मेरे पे भरोसा दिलाया था, जो छोटे छोटे जो मेरे भाई आए थे जिनकी नौकरी सर 1.5 साल हुई थी, सर कुछ करो क्या। और सर मैं ज्यादा नहीं, मैं 7-8 महीने जो मैंने सेना में किया उसके बाद में मैं आके सो गया, माँ भाई मेरे से नहीं हो सकता। पर ये प्राकृतिक है, ये प्राकृतिक अपना रास्ता तय कर मेरे को इस रास्ते में झुकाया और मेरे को फोन करवाया हरपाल के पास में नली। बहुत अच्छी बात कही दोस्तों। उन्होंने कहा है कि मेरा तन और मन और धन भी फौजी है और मैं फौजियों के लिए ही काम करूंगा। मुझे कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। यदि कोई मेरा राजनीतिक इस्तेमाल करेगा तो मैं फिर उसको आड़े हाथों लूंगा, और ये होना भी चाहिए। यदि आप निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं तो भगवान भी आपके साथ है, लोगों की दुआएं भी आपके साथ हैं, और आप लगातार संघर्ष करते रहिए। लोग आपके साथ जुड़ेंगे और मैं आपसे आशा करता हूं कि भविष्य में हमें जरूर कामयाबी मिलेगी।